दोस्तों आज के टाइम में संपत्ति को लेकर भाई भाई में झगड़े हो रहे हैं, बहन भाई में झगड़े हो रहे हैं और यहाँ तक कई जगह पे पिता पुत्र आपस में लड़ रहे हैं। उनका मामला कोर्ट तक पहुंच रहा है और आम सहमति से किसी भी संपत्ति का वो बंटवारा नहीं कर पा रहे हैं। और ऐसी स्थिति में जबकि संपत्ति एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी होती है यानी कि पुश्तैनी संपत्ति होती है तो मामला और भी ज्यादा पेचीदा और गंभीर हो जाता है। तो दोस्तों हमारे भारत देश में चाहे वो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी यानी कि पैतृक संपत्ति हो या स्व अर्जित कमाई से प्राप्त संपत्ति यानी कि स्व अर्जित संपत्ति हो, दोनों के लिए ही अलग अलग कई तरह के कानून बने हुए हैं और इन सभी कानूनों के ऊपर माननीय हाई कोर्ट और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा समय समय पर नई गाइडलाइन दी जाती है, नए जजमेंट जारी किए जाते हैं। और ऐसी स्थिति होने की वजह से भारत देश में तमाम नागरिकों के मन में कई तरह के सवाल, कई तरह के कंफ्यूजन और भ्रम बने हुए हैं। उनको ये पता नहीं है कि एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में किस तरह के नियम और कानून कायदे हैं, स्व अर्जित कमाई से प्राप्त संपत्ति में किस तरह से कानून और कायदे हैं। लोगों के मन में ये भी सवाल उठता है कि क्या पैतृक संपत्ति में सिर्फ बेटों का अधिकार होता है, क्या पैतृक संपत्ति में पुत्री का अधिकार नहीं होता। इसके अलावा काफी लोगों को ये भी पता नहीं है कि 2005 में जब सक्सेशन एक्ट में बदलाव हुआ तो उस बदलाव की वजह से किसी भी एंसेस्ट्रल यानी कि पैतृक संपत्ति में किसी तरह का कोई प्रभाव पड़ा या नहीं पड़ा। और इसके साथ एक सवाल ये भी खड़ा होता है कि क्या एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी यानी पैतृक संपत्ति को कोई भी हिस्सेदार या कोई भी व्यक्ति बेच सकता है या नहीं बेच सकता है, और अगर उस संपत्ति को बेच सकता है तो उसको बेचने का तरीका क्या है, किस प्रकार से बेचा जा सकता है, किस प्रकार से आपत्ति लग सकती है। इस तरह की तमाम भ्रांतियां लोगों के मन में बैठी हुई है। तो आज के इस वीडियो में सभी भ्रांतियों को क्लियर करेंगे, आपके सभी डाउट्स को क्लियर करेंगे। एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी यानी कि पैतृक संपत्ति और स्व अर्जित कमाई से प्राप्त संपत्ति, इनमें फर्क क्या है, इसमें आम नागरिक के राइट्स और अधिकार क्या हैं, इन तमाम पॉइंट्स पे बात करेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को फर्स्ट बार विजिट किया है, इस वीडियो को आपने फर्स्ट बार देखा है और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में साइड में दिए गए बेल आइकन बटन को पुश कर लीजिए ताकि इसी तरह की आने वाली तमाम वीडियोज आप आगे भी देख सकें। इसके अलावा मैं हमारे नियमित व्यूवर से आग्रह करना चाहता हूं कि हमारे इस वीडियो को एक लाइक करें, हमारी हौसला अफजाई करें और साथ ही साथ अपने तमाम मिलने वालों में हमारे इस वीडियो को शेयर जरूर करें। तो इससे पहले कि हम हमारे अधिकारों और राइट्स की बात करें, हमको ये जानना जरूरी है कि संपत्तियां कितने प्रकार की होती हैं और उनमें किस प्रकार से हमारे राइट्स काम करते हैं। तो दोस्तों संपत्ति दो प्रकार की होती है। सबसे पहले एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी यानी कि पैतृक संपत्ति, जिसको कि हम पुश्तैनी संपत्ति भी कहते हैं। दूसरी होती है सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी यानी कि स्व अर्जित संपत्ति, जिसको कि कोई भी व्यक्ति अपने जीवन भर की कमाई से खरीदता है, इस प्रकार वह उसकी सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी बनती है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम बात करेंगे कि एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी यानी कि पैतृक संपत्ति पैतृक किस प्रकार से होती है, उसका स्वरूप पैतृक किस प्रकार से बनता है। तो इसमें स्पष्ट रूप से यह है कि किसी भी संपत्ति, मान लीजिए आपके परदादा के पास है, परदादा ने अपने आपके दादा को दी, दादा से वो संपत्ति आपके पिता के पास आई और पिता से चौथी पीढ़ी के रूप में वो संपत्ति आपके पास आई, तो अब आपकी और आपकी आगे आने वाली जनरेशन के लिए वह संपत्ति पैतृक संपत्ति कहलाएगी। कहने का ये मतलब है कि एक पीढ़ी से चौथी पीढ़ी के बाद जो संपत्ति बिना टाइटल के आगे से आगे चलती है वह पुश्तैनी संपत्ति कहलाती है। दोस्तों इसको मैं आपको एक उदाहरण से समझाना चाहूंगा कि मान लीजिए मेरे परदादा जी के पास एक खेत था और उस खेत को उनके मरने के बाद मेरे दादाजी के पास आया और दादाजी ने उस खेत का कोई टाइटल चेंज नहीं किया और उनके मरने के बाद वह खेत मेरे पिताजी के पास आया और पिताजी की मृत्यु के बाद वह खेत अब मेरे पास आया, तो वह मेरी पुश्तैनी संपत्ति कहलाएगी। और वो संपत्ति पुश्तैनी इसलिए भी कहलाएगी कि वह 4 पीढ़ी को क्रॉस करने के बाद चौथी पीढ़ी के रूप में मेरे पास आई है, इसलिए वह मेरी पैतृक संपत्ति यानी कि एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी कहलाएगी। अब बात करते हैं कि सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी क्या होती है और किस प्रकार बनती है। सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी का मतलब है कि किसी व्यक्ति ने अपने जीवन काल में अपने कमाए हुए पैसों से किसी भी संपत्ति को अर्जित किया है, खरीदा है, तो वह उस व्यक्ति की सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी यानी कि स्व अर्जित संपत्ति कहलाएगी। इसको भी हम एक बेहतर उदाहरण से समझने की कोशिश करते हैं कि मान लीजिए मेरे पिताजी ने अपने जीवन काल में अपने रिटायरमेंट के पैसों से कोई प्लॉट खरीदा और उस प्लॉट को खरीदने के बाद उसमें मकान बनाया और उसमें रहने लगे। उनकी मृत्यु के बाद आज वो मेरे पास है, तो वो मेरे पिताजी की स्व अर्जित कमाई से प्राप्त संपत्ति यानी कि सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी है। अब बात करते हैं एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी की कि उसमें
हिस्सेदारों के हिस्से किस तरह से बनते हैं और किस प्रकार से वह संपत्ति आगे से आगे पीढ़ी दर पीढ़ी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी कहलाती है। तो जैसा कि मैंने बताया कि एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी 4 पीढ़ी को क्रॉस करने के बाद जब आगे से आगे उस पीढ़ी को मिलती है तो उस पीढ़ी में उसके तमाम हक और हिस्सेदार बाकी के तमाम वारिस बन जाते हैं और उन तमाम हिस्सेदारों का उस संपत्ति में बराबर बराबर अधिकार रहता है। तो इस प्रकार से 4 पीढ़ी को क्रॉस करने के बाद वह संपत्ति आगे से आगे पुश्तैनी संपत्ति के तौर पर जानी जाती है। वहीं हम स्वअर्जित संपत्ति की बात करें तो वह संपत्ति उसी की होती है जिसके नाम से वह रजिस्टर्ड होती है, वही उसका एकमात्र मालिक होता है और उस मकान से उस संपत्ति से संबंधित तमाम अधिकार उसी के होते हैं जिसके नाम से वह संपत्ति दर्ज होती है। और उस पीढ़ी में किसी भी प्रकार से कोई भी जन्म लेने वाले व्यक्ति को उस व्यक्ति के जिंदा रहते हुए उस संपत्ति में किसी भी तरह का कोई अधिकार नहीं रहता। इसको भी हम एक उदाहरण से समझते हैं कि मान लीजिए मेरे पिताजी ने अपनी स्व अर्जित कमाई से एक प्लॉट लेकर मकान बनाया, उनकी मृत्यु के बाद वह मकान मेरे हिस्से में आया और अब उस संपत्ति का मैंने अपने नाम से ट्रांसफर करवा लिया है, तो वो मेरी पैतृक संपत्ति नहीं कहलाकर एक स्व अर्जित संपत्ति बन गई, क्योंकि वह मेरे पिता की भी स्व अर्जित संपत्ति थी। अब उस संपत्ति के राइट्स जो कि मेरे पास आ चुके हैं तो उस संपत्ति का एकमात्र काबिज मालिक मैं हूं और ऐसी किसी भी संपत्ति को मैं किसी को भी बेच सकता हूं, उससे पैसे प्राप्त कर सकता हूं, किसी भी संस्था को दान कर सकता हूं, राह चलते किसी व्यक्ति को गिफ्ट कर सकता हूं, किसी भी व्यक्ति को पावर ऑफ अटॉर्नी बनाकर दे सकता हूं या किसी भी अपनी संतान को या किसी भी मिलने वाले के नाम से उस संपत्ति को गिफ्ट कर सकता हूं। चूंकि उस संपत्ति के तमाम राइट्स मेरे पास हैं, इसलिए मेरे कोई भी वारिस या मेरे कोई भी पारिवारिक सदस्य इसके लिए कोई भी आक्षेप और आपत्ति नहीं कर सकता। अब कई बार एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी यानी कि पुश्तैनी प्रॉपर्टी का स्वरूप बदल जाता है और वो चेंज हो जाती है सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी में। तो ये किस प्रकार से होता है, तो इस बात को हम एक उदाहरण से समझने की कोशिश करेंगे। मान लीजिए कि मेरे परदादा के पास कोई खेती की जमीन थी और वह जमीन उनकी मृत्यु के बाद मेरे दादा के पास आई और दादा के पास चूंकि वह पुश्तैनी संपत्ति के स्वरूप में थी, लेकिन मेरे दादा ने अपने बेटे के नाम यानी मेरे पिताजी के नाम उस संपत्ति की वसीयत कर दी। तो इस प्रकार से उस भूमि का, उस जमीन का टाइटल चेंज हो गया और मेरे पिता के पास चूंकि वो वसीयत के जरिए संपत्ति आई है, इसलिए मेरे पिता की वह संपत्ति स्व अर्जित संपत्ति बन गई। इस प्रकार किसी भी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का वसीयत कर देने की वजह से, टाइटल चेंज हो जाने की वजह से वह पुश्तैनी संपत्ति से स्व अर्जित संपत्ति बन जाती है। इसमें कहने का मेरा साफ साफ मतलब यह है कि 4 पीढ़ी से कंटिन्यू बिना टाइटल के कोई संपत्ति चौथी पीढ़ी को मिलती है तो वो पैतृक संपत्ति कहलाती है, लेकिन कोई पीढ़ी बीच में अगर उसका टाइटल चेंज कर दे तो उसके बाद वह संपत्ति पैतृक संपत्ति से स्व अर्जित संपत्ति बन जाती है। और वीडियो के इस पड़ाव पर अब हम बात करेंगे एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी यानी कि पैतृक संपत्ति से संबंधित वारिसों के अधिकार और राइट्स क्या होते हैं। तो पैतृक संपत्ति में जो सबसे इम्पोर्टेंट अधिकार है, जो सबसे बड़ा अधिकार है, वो ये है कि पैतृक संपत्ति में, पुश्तैनी संपत्ति में उस परिवार में जो भी व्यक्ति जन्म लेता है तो जन्म से ही उस संपत्ति में वह हकदार होता है और उस संपत्ति के एक टुकड़े का वह मालिक होता है। और इसमें स्पेशल और विशेष बात यह है कि उस परिवार में किसी बच्चे ने भी जन्म लिया है, 1, 2 साल, 3 साल, 4 साल का भी बच्चा है, तो उस संपत्ति में उसका बराबर बराबर अधिकार रहता है। इसके बाद जो अगले राइट की बात करें तो वो राइट्स जिस पैतृक संपत्ति में परिवार के सदस्य को मिलता है वो ये है कि बेटे के बराबर बराबर बेटियों को भी उस संपत्ति में अधिकार रहता है। और ये बदलाव सरकार ने 2005 के एक्ट में किया था और इस एक्ट के आने से पहले यानी कि 2005 से पहले किसी भी पुश्तैनी संपत्ति में बेटों के बराबर बेटियों को अधिकार नहीं दिया जाता था, लेकिन सरकार ने इस एक्ट में जैसे ही बदलाव किया 2005 के बाद पैतृक संपत्ति में से तमाम जितने हिस्सेदार बेटे हैं और बेटियां हैं तो बेटियों को भी बराबर बराबर अधिकार दिया गया है। और ऐसी किसी भी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी यानी कि पैतृक संपत्ति में से कोई भी बहन अपने भाई से उस संपत्ति में अगर उसका अधिकार बनता है तो वो मांग कर सकती है, भले ही उस पुत्री की शादी हो गई हो, भले ही वह कुंवारी हो, या इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसके पति की मृत्यु हो गई हो। इसके बावजूद भी अब पैतृक संपत्ति में से वह अपने भाइयों से बराबर बराबर अपने हक और हिस्से की डिमांड कर सकती है। अब इसके बाद आगे सवाल आता है कि किसी भी व्यक्ति को पैतृक संपत्ति में से अगर हक हिस्सा बनता है तो क्या वह अपने हक हिस्से को बेच सकता है, यानी कि क्या पैतृक संपत्ति को बेचा जा सकता है, और अगर बेचा जा सकता है तो पैतृक संपत्ति को किस प्रकार से बेच सकते हैं, उसमें कंडीशंस और शर्तें क्या होती है। तो इसमें आगे बढ़ने से पहले मैं आपको यह स्पष्ट कर दूं कि पैतृक संपत्ति को बिना बंटवारा किए नहीं बेचा जा सकता और जब तक उस संपत्ति में से हक हिस्से होकर बंटवारा न हो जाए
सबके टाइटल अलग अलग ना हो जाएं, तब तक कोई भी व्यक्ति उसको नहीं बेच सकता है। और इसके बाद भी कोई अपने हक और हिस्से को बेचना चाहे तो उसके लिए बाकी के तमाम हिस्सेदारों से एक सहमति लेनी जरूरी होती है। बिना सहमति के अपने हक हिस्से को कोई भी व्यक्ति नहीं बेच सकता है। इसको हम एक बेहतर उदाहरण से समझने की कोशिश करते हैं कि मान लीजिए एक पैतृक संपत्ति है और उस संपत्ति में 3 मकान है और उस संपत्ति के वर्तमान में 3 हिस्सेदार हैं, 2 बेटे हैं और 1 बेटी है, और उन तीनों के उस संपत्ति में बराबर बराबर अधिकार बनता है। तो उस तीनों संपत्ति के तीनों बराबर बराबर के अधिकार हैं। ऐसा नहीं है कि तीनों मकान में से एक एक मकान एक एक व्यक्ति का है, ऐसा नहीं है। तीनों मकानों में तीनों व्यक्तियों का बराबर बराबर अधिकार बनता है और किसी एक मकान को एक हिस्सेदार दोनों की सहमति के बिना नहीं बेच सकता है। और अगर वो ऐसा करना चाहता है तो या तो उसे सिविल सूट दायर करके कोर्ट से अनुमति लेनी पड़ेगी, और अगर वो बाकी की सहमति से ऐसा करता है तो वो उसको बेच सकता है। अन्यथा दूसरे हिस्सेदारों की आपत्ति करने पर अकेला एक व्यक्ति किसी एक संपत्ति को नहीं बेच सकता। और अगर जानबूझकर कोई एक हिस्सेदार तीनों व्यक्तियों के हिस्से में से किसी एक हिस्से को बेचने की कोशिश करता है तो बाकी के 2 हिस्सेदार उसको रुकवा सकते हैं, उस पर आपत्ति कर सकते हैं, आक्षेप कर सकते हैं और कोर्ट में उसके खिलाफ खड़े हो सकते हैं। कहने का यह मतलब है कि 3 हिस्सेदारों के 3 मकान हैं तो उन एक एक मकान पर तीनों का हिस्सा शर्तिया रूप से बनता है और कोई एक व्यक्ति एक मकान को बिना बंटवारा किए अपने स्तर पर नहीं बेच सकता है। इसके लिए उनको चाहिए कि बाकी के सदस्यों की सहमति लें, उनकी सहमति से उसको बेचें या फिर कोर्ट से पार्टीशन सूट दायर करके उनका अलग अलग नामांतरण अपने नाम से करवाएं। उसके बाद वो उस हिस्से के खुद काबिज मालिक हो जाते हैं और फिर उसको वो बेच सकते हैं। और कोई एक हिस्सेदार तीसरे हिस्से में से किसी संपत्ति को बेचना चाहता है तो मान लीजिए 3 मकान है, 3 हिस्सेदार हैं, लेकिन वो तीनों हिस्सेदार तीनों में बराबर बराबर मालिक हैं, तो एक हिस्सेदार एक मकान में से अपना 1/3 हिस्सा ही बेच सकता है, उससे ज्यादा वो नहीं बेच सकता। अब दोस्तों इसमें एक कंडीशन अलग से इस प्रकार बनती है कि किसी भी प्रॉपर्टी के 3 हिस्सेदार हैं और 3 ही प्रॉपर्टी है और एक व्यक्ति को उस प्रॉपर्टी को बेचने की जरूरत पड़ गई और वो अपने हक हिस्से को बेचना चाहता है, उनमें किसी भी तरह का कोई बंटवारा नहीं हुआ है, तो क्या वह अपने हक हिस्से को बेच सकता है? वह बेचना चाहता है लेकिन बाकी के हिस्सेदार उसको इसकी अनुमति नहीं देते, न ही वो अपना हिस्सा बेचना चाहते हैं और न ही ऐसी किसी भी संपत्ति का बंटवारा हुआ है। तो ऐसी सूरत में उस हिस्सेदार को जिसको जरूरत है और अपनी संपत्ति के हिस्से को वो बेचना चाहता है तो उसको माननीय सिविल कोर्ट में जाना चाहिए और वहां पर सिविल सूट फॉर पार्टीशन उसको दायर कर देनी चाहिए। इसमें फिर कोर्ट तय करता है कि उन तमाम हिस्सेदारों में कौन सा हिस्सा किस हिस्सेदार का बनता है और कितना बनता है। क्योंकि उस संपत्ति में तीनों हिस्सेदार होते हैं तो कोर्ट फिर ये तय करता है कि कौन से व्यक्ति का कौन सा हिस्सा कितना बनता है और फिर ये सारी चीजें कोर्ट ही तय करता है। अब इसमें अगला जो राइट बनता है वो ये है कि एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में जिस हिस्सेदार को अपना राइट या अपना हिस्सा बेचना है, क्या वही कोर्ट जा सकता है या वो व्यक्ति भी कोर्ट जा सकता है जिसको अपना हिस्सा नहीं बेचना है लेकिन अपने हिस्से को अलग करवाना है और अपने नाम से करवाना है? तो जी हाँ, इसमें कोई भी हिस्सेदार अपने किसी भी हिस्से को लेकर, किसी भी पार्टीशन को लेकर या अपने किसी भी संपत्ति के हिस्से को बेचने को लेकर कोर्ट में वाद दायर कर सकता है। और इसमें अगर कोई हिस्सेदार 18 वर्ष से कम आयु का है तो वो भी अपने हक और हिस्से को अलग करने के लिए पार्टीशन सूट दायर कर सकता है, लेकिन इसके लिए उसको अपने गार्जियन की सहमति से और उसके नियंत्रण में वाद दायर करना पड़ेगा। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी क्या होती है, उसमें राइट्स क्या होते हैं, अधिकार क्या होते हैं और किस प्रकार से कोई भी व्यक्ति अपने हक हिस्से को बेच सकता है, किस प्रकार से अपने हक और हिस्से को अलग करवा सकता है और साथ ही साथ सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी क्या होती है, उसको किस तरह से डिवाइड किया जाता है, किस तरह से उसमें हक और हिस्से मिलते हैं, ये तमाम दोनों प्रॉपर्टियों के बारे में जानने की कोशिश की। तो अगर इस वीडियो से आपको संपत्ति से संबंधित यानी कि एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, पुश्तैनी प्रॉपर्टी और सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी से संबंधित कुछ जानने को मिला है तो हमारे इस वीडियो को अब एक लाइक कर दीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन बटन भी जरूर दबा दीजिए ताकि आने वाली तमाम इसी तरह की वीडियोस आप आगे भी देख सकें। तो हम आपसे मिलेंगे नए वीडियो, नए कंटेंट और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।